बेटा वॉइस पहुंच रही है आपके पास? यस सर। यस सर। ओके। तो चैप्टर का नाम है ये वाला, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैथमेटिक्स ऑफ चांस भी इसको कहते हैं, चांस का मैथमेटिक्स। और ये रशियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट थियरिक मॉडर्न अप्रोच को इन्वेंट किया। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की जो मॉडर्न अप्रोच है वो इन्होंने, इनका नाम था कोलमोगोरोव। 1933 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और उस बुक के अंदर इन्होंने एक नई अप्रोच, जिसे सेट थियरिक अप्रोच, जिसे एक्जियोमेटिक अप्रोच भी कहते हैं, उस अप्रोच का इन्वेंशन किया। हमारे कोर्स में क्लासिकल ओल्ड अप्रोच और ये मॉडर्न अप्रोच, 1933 बहुत देर की बात नहीं है, इसीलिए इनकी जो अप्रोच है वो कैसी है, मॉडर्न अप्रोच है। तो हमारे कोर्स में दोनों अप्रोचेज हैं, मॉडर्न अप्रोच और पहले वाली वो उसको कहते हैं क्लासिकल अप्रोच, ओल्ड अप्रोच। तो जो आपने 10th में सीखा था वो बिल्कुल क्लासिकल अप्रोच थी, +1 में मिक्सचर सीखा था। मॉडर्न अप्रोच इनकी थ्योरी सीखी थी आपने +1 में, और क्लासिकल अप्रोच का मिक्सचर आपने +1 में लर्न किया था। तो हम आपको आज फाउंडेशन याद दिलाते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की, जो मेन फाउंडेशन है वो, और उसके बाद क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, आज आपको थ्योरी सिखाएंगे, बेसिक्स सिखाएंगे, जिसके बेस पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी चलती है। तो जो ओल्ड थ्योरी थी आपकी, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये आपने लर्न किया हुआ है पहले ही, ये भी हम अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेज। ये है ओल्ड क्लासिकल अप्रोच की ओल्ड डेफिनेशन, जो आज भी रिलेवेंट है। और अब आगे की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो और डाई की बात ना हो, डाइस की बात ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बीच में जो यहां पे दिखता है ये डाई बना हुआ है। 1 डाई को ना, सिंगल डाई को डाई बोलते हैं, और 2 डाइस होते हैं, 2 डाइस होते हैं। मतलब अगर प्लूरल है तो डाइस है, सिंगुलर है तो डाई। डाई में फेस होते हैं 6, ये क्यूब होता है, 6 फेस। एक फेस के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 2, थर्ड के ऊपर 3, फोर्थ के ऊपर 4, फिफ्थ के ऊपर 5 और सिक्स्थ के ऊपर 6 की मार्किंग्स रहती हैं। 1 2 3 4 5 6 तक ये डाई के आउटकम्स जाते हैं। क्योंकि डाई का यहाँ बहुत काम, कॉइन तो सारे लोग जानते हैं, कॉइन में हेड होता है और टेल होती है कॉइन में, और डाई हमने ये बता दिया। इसके बाद प्लेइंग कार्ड्स का सिस्टम। प्लेइंग कार्ड के सिस्टम में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। 52 में 13 हर्ट्स आपके सामने हैं, इनमें हार्ट शेप में बना होता है, तो इसलिए इसको हार्ट कहते हैं। इसमें 1 एस, 1 क्वीन, 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक। उसके बाद 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं। 2 से लेकर 10 तक ये 9 कार्ड्स हुए। एस जो है वो नंबर 1 का कार्ड है, उसमें 1 लिखा नहीं होता, पर वो 1 नंबर का कार्ड होता है, तो 1 2 3 4 अप टू 10 हो गए। जैक होता है 11 नंबर का।
क्वीन होती है 12 नंबर की, किंग होता है 13 नंबर का। जैक क्वीन किंग को फेस कार्ड्स भी कहते हैं, इन तीन को फेस कार्ड भी बोलते हैं। इस तरह से उसमें 13 हार्ट्स जो कि रेड कार्ड्स हैं। इसके बाद 13 डायमंड्स होते हैं, ये देखिए ये भी रेड होते हैं। 13 हार्ट्स और उसके बाद 13 डायमंड्स ब्रिक शेप में, ठीक है, ये वाला ब्रिक शेप में। एक इसमें भी 1 एस, किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेकर के 10 तक के कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13, और ये डायमंड इसमें बना होता है इसलिए इनको डायमंड कार्ड्स भी कहते हैं। और ये फेस कार्ड्स हैं बीच वाले, इनमें फेस बना हुआ है ना, तो इनको फेस कार्ड्स कहते हैं। इस तरह से आपने देखा 26 रेड हो चुके हैं अब तक, 13 पहले और 13 ये वाले, और 26 ही ब्लैक कार्ड्स भी होते हैं। ये देखिए 13 स्पेड कार्ड्स हैं इसके अंदर। एस, ये इसको ब्लैक हार्ट कह सकते हैं, ब्लैक हार्ट शेप में, लेकिन ब्लैक होता है। लीफ कह सकते हैं, ब्लैक लीफ है ये। तो किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेकर के 10 तक के ये कार्ड्स होते हैं। 13 ब्लैक कार्ड्स हो गए, इनको क्या बोलते हैं? स्पेड्स। टोटल 13 क्लब्स होते हैं, इन्हें क्लब्स कहते हैं। इसमें 3 लीफ, 1 2 3 लीव्ड, अगर ये पिंक होता तो बोलते 3 लीव्ड रोज कह सकते थे, ब्लैक है इसलिए रोज तो नहीं बोल सकते, लेकिन 3 लीव्ड रोज टाइप का होता है। और किंग, क्वीन, जैक के अलावा 2 से लेकर के 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं। तो 9 कार्ड्स यहां पर हो गए, 3 ये हो गए 12 और 1 ये हो गया 13 कार्ड्स हो गए टोटल, ठीक है। तो 13 आपके क्लब्स हो गए। ये फेस कार्ड्स की लिस्ट बनी हुई है। 6 रेड फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स में 6 रेड और 6 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 6 रेड कार्ड्स, 6 ब्लैक कार्ड्स, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। इसके बाद में अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सिखाऊंगा। ये मैंने हेडिंग्स यहां लिख रखे हैं, इन हेडिंग्स के ऊपर आपको कुछ फार्मूले बताएंगे, फार्मूले और थ्योरी, वो थ्योरी फिर आके यूज होगी, ठीक है। तो एक एक हेडिंग कैच करते चलते हैं। यहीं तक आपका आज का वर्क है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहला वर्ड इसमें आता है ट्रायस। आपने थ्योरी थोड़ी बहुत की हुई है, पर हम 0 लेवल आपका लेकर के चल रहे हैं, 0 लेवल से और आपको हाईएस्ट लेवल पर ले चलेंगे, ठीक है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको कुछ आता नहीं है, क्योंकि अगर वो आता भी होगा तो अब तक भूल भी जाते हैं। प्लस 1 में किया, कुछ 10th में किया, और किसी टीचर ने कराया, उसने अपनी ट्यूनिंग में कराया। तो मैं अपने तरीके से आपको ये बातें बताता हूं। तो ट्रायल्स क्या है? जैसे टॉस ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल। जिसे ट्रायल कहते हैं उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। कॉइन को टॉस करना, डाई को टॉस करना, डाई इज टॉस, तो क्या हुआ? ट्रायल हुआ। एग्जाम में अपीयर होना, अपीयर
इन +2 एग्जामिनेशन। आप एग्जाम में बैठोगे, वो क्या करोगे, ट्रायल करोगे। ड्रा ए कार्ड, एक कार्ड ड्रा करना, जो कार्ड अभी 52 का पैक मैंने बताया था। ड्रा ए कार्ड फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का पैक, उसमें किसी कार्ड को ड्रा करना। रनिंग ए रेस, ये सभी ट्रायल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब ट्रायल के बीच से निकल के आता है इवेंट। ये इवेंट क्या है? एनी पॉसिबल आउटकम, एनी पॉसिबल रिजल्ट, आउटकम, पॉसिबल आउटकम, एक्चुअल आउटकम नहीं, एनी पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। जैसे नंबर 1, आपने कॉइन टॉस किया था, तो टॉस ए कॉइन, ये क्या है, ट्रायल है। गेटिंग हेड इज इवेंट। गेटिंग हेड कि ट्रायल का कोई पर्टिकुलर आउटकम एक्सपेक्ट करना, वो इवेंट है। जैसे कि डाई इज टॉस्ड, डाई टॉस करना क्या है, ट्रायल है। तो गेटिंग से प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर इज इवेंट इन द थ्रो ऑफ थ्रो ऑफ डाई। डाई के थ्रो में प्राइम नंबर एक्सपेक्ट करना, प्राइम नंबर आ जाना, वो क्या है, इवेंट। इसी तरह +2 की एग्जाम में अपीयर होना ट्रायल है। लेकिन गेटिंग पास इज इवेंट, पास हो जाना या फेल हो जाना या कंपार्टमेंट आना, ये सभी इवेंट्स हैं। दिस इज इवेंट, क्योंकि ये क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। दिस इज रिजल्ट ऑफ ट्रायल। इसलिए अब आपको ट्रायल्स में और इवेंट्स में फर्क पता लगा होगा। हम आगे की बात करते हैं। अब एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर सैंपल स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया आपने, एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया ऑफ कोर्स, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस, उसमें 2 आउटकम्स आएंगे। उसमें हेड लाइकली एंड टेल ऑल्सो इज लाइकली। हेड आएगा या टेल आएगा। तो सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो इसका सैंपल स्पेस यही, और ये सेट थ्योरी का, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूनिवर्सल सेट होता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के किसी भी क्वेश्चन में सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट होगा, जो रिमेनिंग वो इसके सबसेट होंगे। जैसे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स के
टॉस में आपको 4 आउटकम्स मिलेंगे, लाइक एच एच, हेड हेड, हेड टेल, ये आउटकम, ये याद करना जो बोल रहा हूं, याद करना, आगे चल के फ्रीली यूज होगा। टेल हेड एंड टेल, ये भी यूनिवर्सल सेट। एक बात बताऊं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस या 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक ही बात है। 1 कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कॉइन है तो 2 बार टॉस कर लो, 2 कॉइन्स है तो एक ही बार टॉस कर लो। आउटकम्स होंगे ये 2 स्क्वायर आउटकम्स हैं, क्योंकि एक बार थ्रो करते हैं तो 2 आउटकम्स, ये बेस में 2 है। तो पहले बार कितना आए थे, 2 की पावर 1 आउटकम्स आए थे, कि 1 कॉइन को टॉस किया, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो ऊपर रहेगा पावर में। जैसे 3 कॉइन्स आर टॉस, या ऐसे कह सकते हो 1 कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, three coins are tossed. So sample space will consist of 2 cube, 8 outcomes. वो 8 outcomes हैं, देखिए कुछ ऐसे, all the 3 head, 2 head, 1 tail. That tail may be in the middle, may be at the extreme, surrounded by heads. 1 head, 2 tail. That head can be here or here, surrounded by tails, and all the 3 tails. तो आपने देखा ये 2 cube equal to 8 outcomes are equally likely, और ये सभी क्या स्टडी कर रहे हैं, सैंपल स्पेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। 3 coins are tossed, अब 4 coins are tossed, 4 तक के का सैंपल स्पेस हमें याद करना होता है। So 2 to the power 4 outcomes, all equally likely outcomes, and sample space for this will be 4 coins are tossed, तो इसमें होगा all the 4 head, three head, 1 tail. Tail can be here, here or here, surrounded by heads. Two head and 2 tails. These are 6 in number. 3 will begin with head and 3 will begin with tail. ये जब हेड फिक्स कर दिया तो क्या बच गया, HTT. HTT can be permuted in 3 ways. H here, H can be here or here, surrounded by tails. एक बार आपने टेल फिक्स कर दिया, टेल फिक्स करके बचा क्या, HHT बचा। टेल फिक्स करके HHT बच गया, उस HHT को परम्यूट कर दीजिए। तो टेल कैन बी इन द मिडिल, टेल कैन बी इन द बिगिनिंग, सराउंडेड बाई हेड्स। इस तरह से ये 6 आउटकम्स हो गए, 2 हेड एंड 2 टेल, 4 हेड, फिर 3 हेड, फिर 2 हेड, अब 1 हेड एंड 3 टेल्स। ये जो 1 हेड, दैट कैन बी हियर, हियर और हियर, सराउंडेड बाई टेल्स। जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरह आप राइटिंग सीख लीजिए, आराम पड़ जाएगा। ऑल द 4 टेल्स, इससे छूटता नहीं है, सब बिल्कुल सीरियली अरेंज। 4 हेड,
3 head, 2 head, 1 head, nil head. So total 16 outcomes का sample space. अब डाई की थोड़ी बात कर लें. A die is tossed. जब आपने डाई को टॉस किया तो सैंपल स्पेस विल हैव 6 आउटकम्स फ्रॉम 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसे कह सकते हो 6 की पावर 1 आउटकम्स, क्योंकि डाई के टॉस में 6 फेस होते हैं और 1 डाई टॉस किया, वो 1 डाई जो नंबर ऑफ डाइस है ना वो पावर पे जाता है. 6 की पावर 1 आउटकम्स आर देयर. और अगर हम 2 डाइस को थ्रो करें, 2 डाइस आर टॉस्ड, इसी को कह सकते हो 1 डाई इज टॉस्ड ट्वाइस. एक ही बात है. 2 डाइस आर टॉस्ड वंस, 1 डाई टॉस्ड ट्वाइस. 6 square 36 outcomes are likely. ये 36 outcomes क्या होंगे वो आपको बताते हैं. 6 square 36 outcomes पेयर में बनते हैं कुछ इस तरह से. लंबी सी लिस्ट है ये, तो एक बार बताना तो पड़ेगा. बार बार इसका जरूरत बहुत बार बार पड़ता ही रहता है. इसका नीड सब लोग याद करो. 2 डाइस आर टॉस्ड, 36 आउटकम्स कुछ इस तरह होते हैं. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. ये 1 वाली रो हो गई है. ऐसे 2 वाली रो भी होती है. 2 1 2 2. एक डाई पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया. एक पे 2 आ गया, दूसरे पर भी 2. एक पे 2 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया. दिस वे 2 4 2 5 2 6. 3 वाली रो है, उसमें भी 6 आउटकम. 3 1 3 2. जल्दी जल्दी लिख देता हूं. 3 3 3 4 3 5 3 6. 4 वाली रो है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. 5 वाली रो में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. 6 वाली रो में 6 1. आगे से इसको याद करें, बहुत यूजफुल है ये सैंपल स्पेस. ये वो वाले सैंपल स्पेस बताए मैंने जिनके बिना काम नहीं चलता. कई बच्चों को ये पता होंगे पहले से, तो पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, बेसिक से उठा रहा हूं. बीच से तो बीच से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने में कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम आती है. तो सैंपल स्पेस के बाद आपको इवेंट्स क्लासीफाई करके देते हैं. वैसे इवेंट होता क्या है? एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. मैं पहले इवेंट का डेफिनेशन ही लिख देता हूं. ए सबसेट, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. जैसे ये वाला सैंपल स्पेस है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल वाला सैंपल स्पेस है. तो इसका कोई भी सबसेट ले लें, बेशक एम्प्टी सेट ले लें, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो भी इवेंट होगा. एम्प्टी इवेंट होगा, नल इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, पर इवेंट वो भी होगा. तो इसका हमने एक सेट ले लिया, सबसेट से एच 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 टी. तो ये क्या है? ये इवेंट है, इसी को इवेंट बोलेंगे. अब इसकी प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट कितना है? 2 1 2. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस वो क्या है? 4. तो आंसर क्या है? 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
हो गई 1/2, 2/4, यू कैन सी। ऐसे ये Na/Ns, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, वो दी थी कोल्मोगोरोव ने, ये उन्हीं की डेफिनेशन है। और फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, वो अपना ओल्ड क्लासिकल डेफिनेशन है। लेकिन जो लेटेस्ट डेफिनेशन वो ये है। लेकिन लेटेस्ट ओल्ड भी आपको लर्न करनी है, दोनों भी लर्न करनी है। मिक्स अप्रोच हमारे कोर्स में है, जो कोर्स में है वो ही आपको कराऊंगा। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा मॉडर्न अप्रोच की इवेंट भी बताई कि क्या होती है। और अब हम लोग करेंगे इवेंट की क्लासिफिकेशन, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है क्वेश्चंस करते टाइम, वो जो क्लासीफाई करना पड़ता है इवेंट को। तो अब मैं समझाता हूँ वो उसको ध्यान से लर्न करें। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट, मेन क्लासिफिकेशन। वैसे तो इवेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो टाइप अलग चीज है, क्लासिफिकेशन अलग चीज है। आपको मैं क्लासीफाई करके देता हूं। इवेंट मेजरली 2 टाइप के होते हैं, ब्रॉड सेंस में 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन्हें शॉर्टकट में एमी इवेंट्स कहते हैं। बहुत पॉपुलर पैटर्न है इवेंट्स का। दूसरा होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन एमी इवेंट्स। दो मेजर पैटर्न है, मेजर क्लासिफिकेशन। जो एमी इवेंट्स हैं वो एक दूसरे को लाइक नहीं करते। इन इवेंट्स की क्वालिटी होती है कि इफ वन इवेंट हैपेंस, अगर इनमें से ABCD मान लो 100 मेनी इवेंट्स दी हुई हैं, अगर उनमें से एक हैपन हुई तो दूसरे के हैपन होने के चांस नहीं होते। इफ वन हैपेंस देन पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर्स। Possibility of occurrence of all other events in that question is totally ruled out. Of all events is completely ruled out. अगर एक इवेंट हैपन हुई तो दूसरी कोई भी इवेंट हैपन होने का चांस ही नहीं होता बिल्कुल। मैं थोड़ा छोटा एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट है, 3 स्टूडेंट्स या रनर्स कह सकते हैं, 3 रनर्स रन ए रेस। 3 रनर्स जो है वो रेस में है, ABC उनके नेम्स हैं। तो यहां पर 3 इवेंट्स हैं। A gets first prize, ये एक इवेंट हो गई। B gets first prize, सेकेंड इवेंट हो गई। C gets first prize, थर्ड इवेंट हो गई। अगर इनमें एक भी हैपन हो गई, मान लो A हैपन हो गई, तो BC हैपन होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्राइज तो एक ही है। एक पर्सन को फर्स्ट प्राइज मिलेगा और दूसरों को सेकंड थर्ड प्राइजेज मिलेंगे, या नील प्राइज मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा, लेकिन प्राइज एक ही पर्सन को मिलेगा। तो ये इवेंट्स कैसी हैं? आपस में एमी है। ए गेट्स प्राइज तो अदर्स विल नॉट गेट प्राइज, तो अदर विल बी अनप्राइज। तो इसलिए क्या है कि ये इवेंट्स एमी है। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एमी इवेंट्स क्या है? एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर उनमें से एक इवेंट हैपन हो जाए तो रिमेनिंग इवेंट के हैपन होने के चांस ही नहीं होते बिल्कुल। तो ऐसे केस में इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं।
आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि 3 persons appear फॉर 1 पोस्ट। हमारे पास एक ही वैकेंसी है और पर्सन्स आ गए 3, तो फिर से वही ए इज अपॉइंटेड। एक इवेंट बनी इनकी कि उस वैकेंसी के अगेंस्ट में ए अपॉइंट हो गया, बी इज अपॉइंटेड, सी इज अपॉइंटेड। थ्री पर्सन्स अपियर फॉर 1 वैकेंसी और 3 इवेंट्स हैं। ये तीनों एमी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास वैकेंसी तो एक ही है, इसलिए ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ वन हैपेंस देन अदर्स विल नॉट हैपन। If B is appointed, then A and C will be disappointed. उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और घर में चले जाएंगे, वो उनका चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और एमी इवेंट्स जब होती हैं तो इनमें एडिशन थ्योरम लगती है। इसकी करस्पॉन्डिंग मैं सिखाता हूं आपको। एडिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर such events. Probability of A और B, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जिसे और कहते हैं उसी को कोल्मोगोरोव ने यूनियन बोला हुआ है, पीए यूनियन बी। एंड आंसर इज पीए प्लस पीबी विदाउट प्रूफ। यू विल रिमेंबर प्रूफ्स आर इन डिग्री क्लासेज, नेक्स्ट ईयर यू विल लर्न द प्रूफ्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। याद रहे ये तभी आएगा जब इवेंट्स कैसी हो, एमी। नॉन एमी हुआ तो ये ऐसा नहीं होगा, कुछ और होगा। अब हम आपको नॉन एमी इवेंट्स की तरफ ले चलते हैं। हाँ, उसके पहले एक बात मैं बता दूं कि इस केस में, एमी वाले केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होती है, क्योंकि ए बी नेवर हैपन टुगेदर। ए हैपन होगा तो बी हैपन नहीं होगी, बी हैपन होगी तो ए हैपन नहीं होगी। तो इनमें से एक ही इवेंट एक साथ एक बार में हैपन होती है, इसीलिए probability of occurrence of A and B together is always 0। जैसे probability of A and B and C की बात करें तो वो भी 0 होगी। ठीक है, ओके। अब बात आई नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन एमी इवेंट्स। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो हैं जो एमी नहीं होते। एमी की पहचान क्लियर है, तो जो एमी की कैटेगरी में नहीं आएगा उसे नॉन एमी बोला जाएगा। नॉन एमी जब इवेंट्स हैं तो नॉन एमी के लिए ये फार्मूला याद करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एमी में ये चीज 0 हो जाती है और आपका फार्मूला पीए प्लस पीबी में कन्वर्ट हो जाता है। एमई में जो लास्ट टर्म है वो 0 हो जाती है, जो कि लिखा है ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, और ये चीज आपने लास्ट ईयर लर्न भी की थी, एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के नाम से याद की थी आपने। और इसे कहते हैं इंक्लूजन, आप नेम भी याद कर सकते हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरम भी इसे बोला जा सकता है, या प्रिंसिपल बोल सकते हो। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पी ए यूनियन बी का भी फार्मूला कुछ वैसा ही है जैसा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का लास्ट ईयर आपने याद किया था, बड़ा सा फार्मूला उसी टाइप का। ये देखो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी हो गया माइनस, अब यहां पर कोई बता सकता है आप में से क्या फिल करूं यहां मैं? पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन इंटरसेक्शन, हाँ प्लस माइनस एक मिनट, plus पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी बी B section C बी C B इंटरसेक्शन ए, और एक टर्म एक्स्ट्रा होती है बेटा, प्लस पी ऑफ ऑल इंटरसेक्शन। intersection C। हाँ ये जो आपने एन के साथ लास्ट ईयर याद किया था, ये वही रिजल्ट है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। और एमई वाले केस में पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी तक रह जाता है क्योंकि रिमेनिंग मटेरियल उसमें 0 हो जाता है। इसलिए नॉन एमई में जो आपने सीखा वो सीखा और वर्ड को टैकल करना। अभी क्या सीखा? और वर्ड को टैकल करना। एमई में दोनों सिखाया मैंने, और भी सिखाया, और ये नीचे लिखा है वो एंड भी है। इंटरसेक्शन का डायरेक्ट मतलब होता है एंड, पी ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन उसमें भी सीखा आपने, वहां 0 होता है, और यहां आपने कौन सा और वर्ड को टैकल करना सीखा। अब एक और बात आती है ना इसमें, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो हम अब बताएंगे। पी ए यूनियन भी सिखाया। तो इंटरसेक्शन मतलब एंड वर्ड को टैकल करने के लिए नॉन एमी के फर्दर क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। ये और वर्ड में क्लासिफाई नहीं करनी पड़ती है, और वर्ड डायरेक्टली इससे हो जाता है, लेकिन एंड वर्ड है फिर आपको नॉन एमी के अंदर इसको सब क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो वो मैं सब क्लासिफिकेशन आपको सिखाता हूं। इससे क्या हुआ, आपको अगर ठीक से लर्न किया तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्वेश्चन करते टाइम कंफ्यूजन नहीं होगी। और नहीं तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अंदाजे से क्वेश्चन को करते रहते हैं, सॉल्यूशन याद कर लिया वो करते रहते हैं। पर आप अंडरस्टैंड कर सकोगे और क्वेश्चंस को खुद कर सकोगे, डिसाइड कर सकोगे। नॉन एमी इवेंट्स, नॉन एमी इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो एमी नहीं होती, और इसमें हम कौन सा एंड वर्ड आपको टैकल करना सिखा रहे हैं, जिसके लिए इवेंट्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। वन आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, others are called dependent। एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, जैसा कि नाम से पता लगता है ये इवेंट्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 2 persons appear for interview फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसी थी। अभी हमने एक और एग्जाम्पल दिया था, वहां पर 1 वैकेंसी थी। 1 वैकेंसी होगी तो एमई हो जाएगा। अगर जो 2 वैकेंसीज हैं, 2 persons हैं, तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 2 persons appear फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। तो इनका ना गेटिंग अपॉइंटेड, ए इज अपॉइंटेड एक इवेंट है, बी इज अपॉइंटेड ये दूसरी इवेंट है। दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि वहां वैकेंसी 2 है, 2 वैकेंसी। अगर बी का सिलेक्शन नहीं होता तो वो ए को ब्लेम नहीं कर सकता कि तेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तू आ गया। नहीं, उसकी वैकेंसी थी लेकिन बी को कुछ इतना आता जाता नहीं था, उसका सर्टिफिकेट ठीक नहीं थे, सही वाला करेक्टर सर्टिफिकेट लेके नहीं आया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, उसकी अपनी प्रॉब्लम हुई। नहीं तो वैकेंसी तो उसके लिए थी, उसको मिल नहीं पाई वो अलग बात है, वो इसीलिए नहीं मिल पाई कि उसका सर्टिफिकेट अच्छा नहीं था।
वो इंटरव्यू उसने ठीक से नहीं दिया। तो यहां पर जो इवेंट्स हैं, ये दोनों इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सिलेक्शन ऑफ ए हैज नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ बी, सिलेक्शन ऑफ बी हैज नथिंग टू डू विद ए। वैकेंसी दो है वहां, अगर वन वैकेंसी होती तो ये एमी इवेंट्स होते। समझो फर्क, समझो दोनों में। ओके, ऐसे केस में जब आप ए एंड बी वर्ड, ये देखो एंड वर्ड टैकल करोगे तो इसका फार्मूला पी ए इंटू पी बी होता है। ए इंटरसेक्शन बिल्कुल क्लियर है। वो 3 के लिए पी ए पी बी पी सी। अब कोई बात करे कि यूनियन में क्या होगा, यूनियन इसके नॉन एमी, ये क्लासिफिकेशन के पहले मैंने बताया यूनियन में क्या होगा। नॉन एमी का यूनियन सिखा दिया मैंने, ये क्लासिफाई किया सिर्फ इंटरसेक्शन को टैकल करने के लिए। एंड वर्ड को टैकल करने के लिए क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, और वर्ड को टैकल करने के लिए क्लासिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम एमई में लगती है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट में अप्लाई होती है। अब आपको हम डिपेंडेंट इवेंट की तरफ ले चलते हैं। शायद मुझे कुछ ज्यादा लिखना पड़े तो मैं डिपेंडेंट का ना न्यू पेज उठा लेता हूं, तो वहां इसमें कुछ ज्यादा लिखना पड़ेगा तो स्पेस कम पड़ सकती है, इसलिए डिपेंडेंट का न्यू पेज ही ठीक रहेगा। अच्छा है वही, उसी का सेकंड पार्ट है डिपेंडेंट इवेंट्स, वही वर्ड एक्सप्लेन यहां करेंगे। डिपेंडेंट का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जैसे 4 पर्सन्स हैं, 4 पर्सन्स appear in interview for 2 vacancy। वैकेंसी 2 है। अगर ये 4 वैकेंसी तो इंडिपेंडेंट, अगर ये 1 वैकेंसी तो एमी, लेकिन 2 वैकेंसी ये मिक्सचर हो गया, इसलिए डिपेंडेंट। तो क्या है, ए इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट, B is appointed, C is appointed, D is appointed। 4 इवेंट्स हैं ये, और वैकेंसी वहां 2 है। अब जैसे सपोज करो A अपॉइंट हो गया, A B C D। सपोज करो आप D पर्सन है, तो D पर्सन है, ए पर्सन जो है वो पोस्ट में उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। जब ये पता लगा कि ए अपॉइंट हो गया तो आप डी पे बैठे हुए, डी सीट पर बैठे, तो आपके मन में फर्क आएगा कि वैकेंसी 2 थी, एक चली गई। अब आप वहां से उठ के नहीं जाओगे अभी, क्यों, वैकेंसी वहां एक है, अभी चांस है कि आपका भी नंबर आ जाए, चांस है, लेकिन चांस कम जरूर हो गया, क्योंकि वैकेंसी 2 में से 1 वैकेंसी चली गई, जबकि कैंडिडेट 4 में से बन गया, तो वैकेंसी ज्यादा चली गई कैंडिडेट्स के रेशियो के हिसाब से। तो अगर आप रेशनल पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, तो ए के अपॉइंटमेंट से आप पर फर्क पड़ना चाहिए, आपके के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ना चाहिए। इसी को डिपेंडेंट कहते हैं। इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि आप वहां से चले जाओगे तब तो वह एमी इवेंट हो गई, इतना भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क जरूर पड़ा है। ए के अपॉइंट होने के बाद फर्क जाके सी पर पड़ गया, बी पर पड़ गया, डी पे पड़ गया, इनकी पॉसिबिलिटी कुछ कम हो गई अपॉइंटमेंट की। ऐसे केस में जिसमें
एक के अपॉइंटमेंट से दूसरों पर फर्क पड़ जाए तो इसे डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो ये जो ABCD दिख रहे हैं ये कैसी इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट भी नहीं है और ME भी नहीं है, तो क्या है फिर? ये डिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि इन पे पार्शियल इफेक्ट पड़ता है और A के अकरेंस का B पे फर्क पड़ता है, B का AB दोनों के अकरेंस का C पर फर्क पड़ता है, ABC तीनों के अकरेंस का D पर फर्क पड़ता ही चला जाता है, इसलिए इनको डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अब डिपेंडेंट इवेंट्स में भी स्पेशल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स होते हैं। तो वो स्पेशल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। अब इसे लर्न करें। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नोइंग दैट A हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये B अपॉन A डिवीजन नहीं है, सेट्स के नॉट डिवाइड ईच अदर। B अपॉन A का वैसे कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ B नोइंग दैट event A has already happened. Probability of appointment of B knowing that A has been appointed to the post. बाकी इसकी बातें यूज करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी, फिलहाल इसे याद कर लो। Probability of A and B and C, probability of A into probability of B knowing that A has happened into probability of C knowing that A and B have happened. इस A and B को कई लोग ना AB भी लिख देते हैं, आप AB भी लिख सकते हो, A and B have happened। तो ये आपको डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करना है और अभी स्टार्टिंग है, मैं तो बहुत सारा वर्क करूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अब कुछ और एक दो और बातें बता के फिर देखता हूं। ये क्लासिफिकेशन ये वाली तो कंप्लीट हो गई। अभी क्या है, जैसे सैंपल स्पेस एस लीजिए, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल है, तो इसका एम्प्टी सबसेट ले लिया जाए। ये वाला, ये क्या इवेंट है? एक इवेंट है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाई इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट इज 0, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 4, दैट इज 0। तो ऐसी इवेंट को फाई को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो इवेंट को इम्पॉसिबल बोला जाता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट 5। इसी तरीके से एस, एस क्या है? सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यूनिवर्सल सेट। तो ये चीज श्योर इवेंट होती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एस इज सीन एज इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल, दिस एस इज सीन एज सैंपल स्पेस। तो जो ये NS बन है ये 1 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। ठीक है। हाँ, श्योर इवेंट। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं एग्जॉस्टिव इवेंट्स का। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का एग्जाम्पल कुछ ऐसा, जैसे हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। इसके कुछ सब सेट ले लीजिए, कुछ इवेंट्स ले लीजिए, एच 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 टी टी एच। एक इवेंट हमने ये ले ली है, एक बी इवेंट ले लो, टी एच टी टी
तो इसमें जब ए यूनियन बी लोगे आप, ए यूनियन बी क्या बनेगा? बनेगा एच एच, एच टी, टी एच, 2 बार आया वो कोई बात नहीं, टी टी। ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया। अगर यूनियन ऑफ इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए तो ए बी को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। सो ए कॉमा बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिनकी यूनियन, जिन इवेंट्स की यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, ऐसी इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। और इसके अलावा कुछ 1-2 और फार्मूले कभी कभी हम लोग यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये वेन डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। यहां पे मैं ना वेन डायग्राम बना दूं, शायद समझने वाले बच्चे जरूर समझ लेंगे। ये वेन डायग्राम मैंने बना, इस एरिया को ए माइनस बी कहते हैं, बीच वाले को ए इंटरसेक्शन बी, लास्ट वाले को बी माइनस ए कहते हैं, इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एरिया इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विच एरिया? A intersection B. यस राइट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला इससे ही बन जाते हैं, बड़े सारे फार्मूले बन सकते हैं इससे। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात करूं तो एक फार्मूला वो तो आप जानते ही हो, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए जब किया ना, पी ए जब किया, ध्यान देना, पी ए जब किया तो ये चीज हो गई, और जब आपने पी बी किया तो ये हो गया, पीबी में ये आ गया, तो ये वाला एरिया 2 बार आ गया, इसीलिए माइनस करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसलिए इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं कि एक्स्ट्रा एरिया इंक्लूड हो जाता है, वो एक्स्ट्रा एरिया को माइनस किया जाता है। इसी के एरिया पर बेस करके ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी के फार्मूले खूब डेवलप होते हैं, बिल्कुल इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है। ये ए यूनियन बी का एक और फार्मूला डेवलप हो सकता है, देखना कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिडिल एरिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट एरिया बी माइनस ए। दिस वे सेवरल फार्मूले कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द वेन डायग्राम। जो 3 वाला वेन डायग्राम्स होता है ABC, उससे भी बहुत सारे फार्मूले प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके फार्मूले डेवलप हो गए। और आज का प्रोग्राम यहीं तक था, थ्योरी आपको करा दी, और इसके बाद फिर देखते हैं। तो आज तो अभी आप मेरे ख्याल से लीव कर सकते हो।